चलिए आज जानते हैं हिंदी शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत या किसी भी शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत उत्तर का चुनाव करते समय हमें खास चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इस बार आपका जो प्रश्न पत्र है सीटेट का वो ऑफलाइन हो रहा है और ऑनलाइन की अपेक्षा ऑफलाइन ज्यादा इजी होता है। इसमें आप बहुत आसानी से प्रश्नों को पढ़कर समझकर पेज पलटकर बार बार आप देख सकते हैं और गोले भरने में भी आसानी नहीं होती और एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में आप बहुत इजीली जा सकते हैं। परंतु प्रश्न के उत्तरों का चुनाव करते समय हमें कुछ खास चीजों का ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए हम लोग टैग वर्ड के जरिए बहुत आसानी से उत्तर दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा, उत्तर का चुनाव करते समय हमें कुछ खास शब्द होते हैं जिनको हम लोग टैग वर्ड कहते हैं। अगर उनका आप ध्यान रखते हैं तो आप बहुत आसानी से उत्तर का चुनाव कर सकते हैं। तो किसी भी शिक्षा शास्त्र के अगर प्रश्न की बात करें तो उसके अंतर्गत हमारे यहाँ एनसीएफ की बात करें, करिकुलम की बात करें, तो वहां पे कुछ चीजों को बाधित कर दिया गया है कि अगर ये है तो ये बच्चों के विकास के लिए बाधा उत्पन्न करता है। तो भाई अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये मेरा दावा है कि जो मैं आज आपको टैग वर्ड्स करा रही हूं बस इतना ही पढ़ लें, आपको और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर जो अभी तक नहीं पढ़ा है बिल्कुल, वो भी इन टैग वर्ड्स की सहायता से बहुत आसानी से सभी क्वेश्चंस को कर सकता है। तो थोड़ी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि कोरा ज्ञान कभी भी फायदा नहीं होता। देखिए, अगर ऑप्शन में आपको कठोर नियम बता दे तो वो बिल्कुल ऑप्शन गलत होता है, क्योंकि हमारी हिंदी के अंतर्गत या किसी भी भाषा शिक्षण या किसी भी शिक्षण पद्धति में कोई भी शब्द कठोर नियम से संबंधित नहीं है, क्योंकि हमारा सिद्धांत है लचीलापन का। आवश्यकता के अनुरूप हम बहुत आसानी से किसी को भी फ्लेक्सिबिलिटी या परिवर्तन कर सकते हैं। जहां पर व्याकरण रटने की बात आ जाए तो व्याकरण रटना एक नेगेटिव पॉइंट है। कंठस्थ कराना, रटना, याद करना, स्मरण करना, ये एक प्रकार का नकारात्मक शब्द है हमारी शिक्षण प्रणाली में। अगर आप शिक्षिका या शिक्षक हैं तो आपका मुख्य उद्देश्य है बच्चों को आत्मसात करवाना, उस ज्ञान को अधिग्रहण करवाना, ना कि रटवाना। व्याख्या करना भी एक नकारात्मक कीवर्ड है, क्योंकि हमारा काम केवल और केवल एक्सप्लेन करना नहीं बल्कि व्याख्या करने के साथ साथ क्रियात्मक, रचनात्मक या सृजनात्मक पक्षों का प्रयोग करना। क्योंकि प्राथमिक स्तर पर या माध्यमिक स्तर पर केवल व्याख्या करना शिक्षक के लिए सही नहीं है। दूसरा है वर्णन करना। व्याख्या करना, वर्णन करना दोनों ही सेम होता है, परंतु केवल व्याख्या और वर्णन करना हमारे शिक्षण प्रक्रिया के लिए सही नहीं है। इसके साथ आप कोई भी अप्रोच लर्निंग बाय डूइंग एक्टिविटी या क्रियाओं के साथ, खेल विधि के साथ आप बच्चों को व्याख्या करवा सकते हैं। दंड देना, आरटी 2009 एक्ट के अंतर्गत बच्चों को दंड देना बिल्कुल बाधित है। आप ना तो उनके साथ अपशब्द का प्रयोग कर सकते हैं, ना उनसे तू तड़ाक, गाली गलौज, मार पीटना या किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना कानूनन क्या है, गैर कानूनी है। मतलब आपको उसके लिए सजा मिल सकती है। पीटना, मारना पीटना तो ऑब्वियसली सी बात है वो बिल्कुल गलत है, इससे बच्चों के विकास में बाधा उत्पन्न होता है। प्रधानाचार्य या फिर परामर्श त्रुटियां, ध्यान रखिएगा, अगर विद्यालय में कोई भी प्रक्रिया या कोई भी शिक्षण प्रक्रिया हो रही है और बच्चे के लिए आप कहोगे कि मैं प्रधानाचार्य से पूछूंगी, उसके माता पिता से पूछूंगी, उसके परिवारजनों से पूछूंगी, तो गलत है। आपको ध्यान रखना है कि आपका लिमिट जो है आपके बच्चों को पढ़ाने से संबंधित है और आप शिक्षिका होने के नाते आप बच्चे के सबसे नजदीक है, तो आप किसी दूसरे पर ये चीज ना थोपे या दूसरे को निर्णय लेने के लिए ना कहें। परामर्श त्रुटियों का मतलब होता है कि बच्चों की त्रुटियां जब करते हैं तो समय समय पर उन्हें परामर्श देना चाहिए, ना कि उन्हें रोकना या टोकना चाहिए। तो आप ध्यान रखिएगा कि बच्चों को बार बार रोकना, उनकी त्रुटियां बताना, उनकी गलतियां बताना, ये भी एक नेगेटिव कीवर्ड है। बल देना, आप ध्यान रखिएगा हमारी शिक्षा के अंतर्गत किसी भी चीज में बल नहीं देना है। कभी भी आप बच्चों को स्वयं लर्निंग, खुद स्वयं सीखने पर बल देंगे, ना कि बलपूर्वक सिखाने पर। सिखाने के लिए आप उसे मोटिवेट करेंगे, रुचिपूर्ण
अध्ययन करवाएंगे, इंटरेस्टिंग क्लास क्रिएट करेंगे और ऐसा परिवेश या माहौल निर्माण करेंगे जिसमें बच्चा स्वयं सीखने के लिए प्रेरित हो, ना कि बल का। नंबर कम देना एक ये बहुत नेगेटिव पॉइंट है कि आप क्या करते हो कि आप शिक्षण पद्धति को नंबर से आंकते हो, ये भी एक नकारात्मक पक्ष है। शिक्षक केंद्रित सबसे नेगेटिव पॉइंट माना जाता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, जबकि पहले हमारा टीचर सेंटर्ड ही था, बट अब जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड है। अब जो भी पढ़ाना है, जैसे भी पढ़ाना है, वो सब आप बच्चों को केंद्रित रख कर करेंगे। आपकी युक्तियां, विधियां, आपकी तकनीक, आपकी लैंग्वेज, हर एक चीज बच्चे के अनुसार होनी चाहिए। पुस्तक केंद्रित बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। हम कभी भी किसी भी शिक्षण प्रणाली को किताब से संबंधित ना कर बल्कि व्यवहारिक जीवन से संबंधित उदाहरणों का प्रयोग करते हुए करना चाहिए। तो अगर आप कहोगे कि हम शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत पुस्तक को ज्यादा महत्व देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। हतोत्साहित नहीं करना चाहिए हमें। बच्चों को समय समय पर टोकना, रोकने से वह हतोत्साहित हो जाते हैं और कार्य को करने में या सीखने में उनकी रुचि खत्म होने लग जाती है। निष्क्रिय एक बहुत खराब वर्ड है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। कहा जाता है कि यदि बच्चे को सीखना है तो उसके लिए उसे सक्रिय बनाना पड़ेगा और उसे सक्रिय बनाने के लिए शिक्षिका को स्वयं सक्रिय होना पड़ेगा। क्लासरूम को इतना रुचिकर, इंटरेस्टिंग बनाना ताकि बच्चों को पढ़ने में मजा आए और वो एक्टिव हो और पार्टिसिपेट करें। उसके लिए आप अलग अलग डिफरेंट वेज या मेथड्स यूज कर सकते हैं। उच्च शिक्षा, हमारा मुख्य उद्देश्य किसी भी बच्चे को उच्च शिक्षा नहीं बल्कि सामाजिक प्राणी या वो जो भी ज्ञान प्राप्त कर रहा है उसको अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करने के लायक बन सके, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। ग्रेडिंग, अंक के आधार पर बच्चों को बांटना एक नेगेटिव टैग वर्ड है। कभी भी हम बच्चों को ग्रेडिंग या अंक देकर विभाजित नहीं करेंगे। लैंगिक असमानता, लैंगिक असमानता अगर आप बात करें तो ये एक बहुत बड़ा विषय है आजकल के पेपर में और अक्सर इससे संबंधित कोई ना कोई प्रश्न आपको देखने को मिलता है। लैंगिक असमानता शिक्षा या भाषा या समझ या संज्ञान हर एक जगह पर आपको देखने को मिलेगा। तो लैंगिक असमानता में आपका मतलब ये होता है कि शिक्षा के दौरान हर एक बच्चा आपके लिए इक्वल है, चाहे वह लड़की हो चाहे लड़का हो। आप ये नहीं कह सकते कि लड़का है तो मैथ्स अच्छा पढ़ाएगा या पढ़ेगा, साइंस अच्छा पढ़ेगा, लड़की है तो हिंदी अच्छा पढ़ेगी, एसएसटी अच्छा पढ़ेगी, या इंडोर गेम लड़की खेल सकती है, आउटडोर गेम लड़का खेल सकता है, या फिर लड़की डॉक्टर बनेगी, लड़का इंजीनियर बनेगा। तो इस तरीके की परिभाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। लैंगिक विभिन्नता हमारी शिक्षा में एक बाधा है। हमारे लिए बच्चे इक्वल है और उनके लिए जो भी शिक्षण प्रणालियों का चुनाव करेंगे बिना लैंगिक भेद के करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो हमें बहुत ध्यान में रखने होते हैं। इसके बाद ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि कभी कभी कुछ ऑप्शंस में आपको ये वर्ड्स दिखाई देंगे, जैसे केवल। किसी ऑप्शन में यदि आपको केवल दिखाई दे तो वो एक नेगेटिव टैग वर्ड है, आपको ध्यान रखना है, उसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है। या मात्र लिखा हो, सिर्फ लिखा हो या ओनली लिखा हो या फिर ही का प्रयोग हो तो आप ध्यान रखिएगा ये नेगेटिव टैग वर्ड है। इसका मतलब हमारी शिक्षा जो है वो सीमित नहीं है। हमारी शिक्षण प्रणालियों में लचीलापन का उद्देश्य या नियम लगता है जिसमें हम बच्चों की सहूलियत, आवश्यकता, योग्यता, क्षमता के आधार पर अपनी शिक्षण पद्धतियां और युक्तियों में परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा कि केवल, मात्र ये शब्द हमारी शिक्षा में नहीं है। रटना, याद करना, कंठस्थ कराना, रोट लर्निंग, ये एक नेगेटिव टैग वर्ड है। अगर ये ऑप्शन में दिखते हैं तो वो कभी भी हमारा आंसर नहीं हो सकते। दंड देना, सजा देना, समस्या के रूप में बच्चे को देखना, ये भी गलत है। बोझ है हमारे लिए बच्चे, बिल्कुल भी नहीं। और उसके साथ साथ हतोत्साहित करना भी एक नेगेटिव टैग वर्ड है। यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा समस्या और बोझ का मतलब है यदि क्लास में कोई बच्चा कुछ नहीं समझ पा रहा है तो हम कहेंगे कि वो हमारे लिए समस्या है, या बहुभाषी कक्षा में बच्चे का भाषा ना समझना एक समस्या है, या बच्चे के किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में तकलीफ हो रही है तो हम कहेंगे कि वो हमारे लिए समस्या है, तो गलत है।
कोई भी बच्चा हमारे लिए समस्या नहीं है। हर समस्या के समाधान के लिए हमने मनोविज्ञान का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर रखा है। उसी के आधार पर विधियां और हम बहुत सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल कर कर बच्चों को विषय को सरल बनाकर समझा सकते हैं। पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए, हमेशा हमारी जो है शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए, हमारी एजुकेशन हमेशा बाल केंद्रित होनी चाहिए। खाली स्लेट बच्चा नहीं है, ध्यान रखना है। जब बच्चा पियाजे के अनुसार कहते हैं पियाजे कि जब बच्चा विद्यालय में प्रवेश करता है तो वो एक ब्लैंक स्लेट होता है, उसे भाषा का ज्यादा ज्ञान नहीं होता, वो कोरी स्लेट के समान होता है। पर नॉम चॉम्स्की ने कहा कि बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है और वो अपने अंदर जन्मजात ये गुण लेकर पैदा होता है और धीरे धीरे अपने परिवेश में, अपने समाज में वो भाषा को अर्जित करते करते अधिगम की प्रक्रिया की ओर अग्रसर हो जाता है। जिसमें अनुकरण का बहुत बड़ा हाथ है। लैंगिक असमानता एक समस्या है जो मैं आपको पहले बता चुकी हूं, तो ये भी एक नेगेटिव वर्ड है। बच्चे के विचार आपको वैल्यू देनी है, ध्यान रखना है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि बच्चे के विचार को बोलने नहीं देते, सुनने नहीं देते, समझने नहीं देते। तो ध्यान रखेंगे, बच्चे के विचारों को इंपॉर्टेंस देंगे, उनकी मातृभाषा को इंपॉर्टेंट देंगे और त्रुटियों को महत्व देंगे। इसमें लिखा है ना देना, ध्यान रखना। अगर आप नहीं देते हैं तो नेगेटिव है और अगर आप देते हैं तो पॉजिटिव है। तो ध्यान रखेगा, बच्चों के विचार को भी महत्व देना है, मातृभाषा को भी महत्व देना है और साथ ही साथ उनकी त्रुटियां जो हो रही हैं वो भी एक लर्निंग का पार्ट है, उसको भी महत्व देना है। आगे बढ़ेंगे। क्लास निष्क्रिय नहीं होनी चाहिए, हमेशा सक्रिय होनी चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए। इसके लिए आप बच्चों का पार्टिसिपेशन बना के रखेंगे, बच्चों को सक्रिय रखेंगे और उसके लिए आप बहुत सारे सिद्धांत, सूत्र और विधियां और शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि शिक्षा देते समय आप बच्चों को रोजगार, व्यवसायिक या उच्च या ग्रेड की शिक्षा देने के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, बल्कि बच्चे को इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि वो अपनी बौद्धिक, मानसिक और संज्ञानात्मक, शारीरिक, है ना, भाषिक सबका विकास समाज के साथ अंतःक्रिया करने के लिए करता है। आपको ध्यान रखना है कि भाषा सिखाते समय आप तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग ना करें जो बच्चे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होती, बल्कि भाषा सिखाने के लिए उनकी मातृभाषा का प्रयोग करें। सीमित, हमारे जो बात सिंपल भाषा में कही जाए तो हमारी शिक्षा सीमित नहीं है, व्यापक है, विस्तृत है। तो बच्चों के लिए कोई भी वर्ड अगर सीमित आ जाता है तो वो गलत होता है, नेगेटिव वर्ड होता है। रोजगार, व्यवसायिक, उच्च ग्रेड सिस्टम, ये मैंने बता दिया था, ये रिपीट हो गया है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब अगर आपको बताया जाए कि पोर्टफोलियो आ जाए तो ये एक पॉजिटिव फैक्ट है जो आपके आंसर को करेक्ट करता है। पोर्टफोलियो का मतलब होता है जो बच्चों की क्रमिक विकास की लेखा जोखा होता है। इसमें बच्चा पूरे सत्र में शुरू से लेकर अंत तक कैसे विकसित हो रहा है, क्या ग्रोथ कर रहा है, क्या डेवलप कर रहा है, क्या सीख रहा है, उन सब का, सभी पक्षों का, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सभी पक्षों का लेखा जोखा रहता है, जिससे आप बच्चे का बहुत अच्छे से आंकलन कर सकते हैं कि पूरे सत्र में उसने क्या विकास किया है। उसको हम पोर्टफोलियो कहते हैं और ये एक पॉजिटिव है एक टीचर के लिए। तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। भाषा अधिगम और भाषा अर्जन दोनों पॉजिटिव टैग वर्ड है। जो बच्चा कैसे सीखता है, नवीन युक्तियों में और परिवेश के अनुसार सीखता है। भाषा प्रयोग करना एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। जहां भी लिखा हो कि बच्चा भाषा सीखने के लिए भाषा प्रयोग कर रहा है या शिक्षक भाषा सिखाने के लिए भाषा प्रयोग कर रही है तो वो एक पॉजिटिव है। बाल केंद्रित पॉजिटिव है। अवसर नहीं देंगे तो बच्चा भाषा नहीं बोल पाएगा। तो समय समय पर हमें बच्चों को भाषा बोलने के अवसर देने चाहिए ताकि बच्चा अपनी भाषा को ग्रोथ कर सके, डेवलप कर सके। विभिन्नता, हमें ध्यान रखना है पढ़ाते समय क्लास में विभिन्नता होती है, बहुभाषी बच्चे होते हैं और वो अलग अलग परिवेश से, अलग अलग क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव से, अलग अलग योग्यता, क्षमता और इंटरेस्ट के साथ आते हैं। तो उनको मद्दे में नजर रखकर अपनी युक्तियों का प्रयोग करें, अपनी भाषा शिक्षण को उनके आधार पर क्या करें, चेंज करें, परिवर्तन करें या फिर डेवलप करें।
हस्तपरक अनुभव, ध्यान रखना है विविधता भी उसी से संबंधित है। विविधता का मतलब होता है कि बच्चे को पढ़ाने के लिए जब हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्किल्स का यूज करते हैं, मेथड, टेक्निक्स, इनका इस्तेमाल करते हैं, तो उनको विविधता कहते हैं। बहुआयामी और हस्तपरक, बहुआयामी का मतलब होता है कि बच्चा अगर कोई चीज सीख रहा है तो उसका प्रयोग केवल एक चीज के लिए नहीं, बल्कि उसका प्रयोग डिफरेंट डिफरेंट जगह पर डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज कर सके। तो बच्चों को भाषा सिखाने के साथ साथ बहुआयामी बनाना, ताकि वो डिफरेंट सिचुएशन में उनका यूज कर सके। और बच्चों को हस्तपरक अनुभव मतलब लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच की सहायता से उन्हें नई नई चीज सिखाएं। ठीक है, तो ये बहुत इफेक्टिव भी होता है और लॉन्ग टर्म में ट्रांसफर भी होता है। याद करना नेगेटिव है, कंठस्थ कराना नेगेटिव है। कथात्मक भाषा का मतलब होता है कि आप यदि प्राथमिक स्तर पर पढ़ा रहे हैं या माध्यमिक स्तर पर पढ़ा रहे हैं तो केवल कथा, कहानी सुनाकर काम नहीं चलेगा या केवल लेक्चर से नहीं चलेगा। आपको कोई ना कोई क्रिएटिविटी, एक्टिविटी, रचनात्मक या कोई ना कोई क्रियाकलाप ऐड करने पड़ेंगे, गतिविधियां ऐड करनी पड़ेंगी। सुंदर लिखावट, इसको नेगेटिव नहीं कहेंगे। अगर सिर्फ सुंदर लिखावट आ जाए, केवल सुंदर लिखावट या सुंदर लिखावट ही आपका उद्देश्य है, उसके अर्थ को नहीं समझ रहा है, तो वो नेगेटिव है। वैज्ञानिक शब्दावली से हमारा, हम हिंदी भाषा पढ़ा रहे तो हम संस्कृत की तरफ जाएंगे ना, हम नई टेक्निक भाषा की तरफ क्यों जाएंगे। बाधा, कभी भी कोई भी चीज अगर बाधा के रूप में आ रही है तो वो नेगेटिव है, आप ध्यान रखिएगा। बच्चे के लिए अगर हम कोई भी प्रक्रिया कर रहे हैं, कोई भी मेथड या टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बाधा नहीं है। जटिलता, जटिलता का मतलब, आप ये नेगेटिव वर्ड है, जटिल शब्द कभी मत इस्तेमाल कीजिएगा, केवल मात्र ही सिर्फ, ये तो नेगेटिव है, आपको मैं बता चुकी हूँ। लास्ट पेज पे चलते हैं और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर ऑप्शन में व्यापकता दिखे तो पॉजिटिव है, मतलब विस्तृत है, व्यापक है, फैला हुआ है। बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न करना हमारा मुख्य उद्देश्य है, तभी तो उनका सीखने की इच्छा उत्पन्न होगी। सक्रिय रहना चाहिए, बच्चों को अर्जित करने की इच्छा उसमें उत्पन्न होनी चाहिए। बच्चों को मौका देना, ये सब पॉजिटिव टैग वर्ड है, इनके होने से आंसर सही होगा। दैनिक जीवन, जो भी पढ़ा रहे हैं, जैसा भी पढ़ा रहे हैं, उसको दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाएं ताकि बच्चा उसको ग्रहण करने में आसानी कर सके। वह लचीलापन होना चाहिए, यदि आपको लगता है कि आवश्यकता के अनुरूप आपकी किताब, चैप्टर, मूल्यांकन या किसी भी प्रकार की प्रक्रिया में चेंज करने की जरूरत हो तो आप बिना डरे चेंज कर सकते हैं। ये लचीलापन का गुण हमारी शिक्षण प्रणाली में है। वास्तविक होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, कोई भी चीज काल्पनिक नहीं होना चाहिए। परियों की कहानी या शाकालाका बूम बूम या फिर शक्तिमान जैसी कहानियों को छोड़कर बच्चों को वास्तविक ज्ञान देना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। मानक भाषा पर बल, देखो हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, नेगेटिव टैग वर्ड है। और मानक भाषा पर बल, हमारा उद्देश्य भाषा के प्रयोग पर बल देना है, बच्चों के भाषा को विकास करने पर बल देना है, उनकी सोच को, उनकी व्याख्या करने को बल देना है, ना कि हमें सिर्फ और सिर्फ व्याकरणिक भाषा पे बल देना है। ठीक है, शिक्षक केंद्रित गलत है। अभाव, अभाव कुछ भी हो सकता है। आप टीचिंग मेथड का अभाव हो सकता है, टेक्निक का अभाव हो सकता है, फैसिलिटीज का अभाव हो सकता है, एक्सप्लेनेशन मेथड, किसी भी चीज का अभाव हो सकता है। समस्या का निदान का अभाव हो सकता है, मूल्यांकन की अच्छी तकनीकों का अभाव हो सकता है, तो ये नेगेटिव होता है। निष्क्रिय हमेशा नेगेटिव होता है। सीमित, समस्या, ये सब अगर वर्ड दिखे तो गलत है। हतोत्साहित, एकमात्र और त्रुटियां, ये तो बिल्कुल आपके लिए रॉन्ग माना जाता है। इसके साथ ये लास्ट पेज आप और देख लीजिएगा कि भाषा प्रयोग के अवसर ज्यादा से ज्यादा देने हैं ताकि भाषा अर्जन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है और विद्यालय से पूर्व जो है बच्चा भाषा सीख कर आता है, इसीलिए उसे हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर व्यापक कथन जैसे समाज, आंकलन और पोर्टफोलियो का प्रयोग हमें करना चाहिए। और भाषा सीखने की क्षमता जो है जन्मजात होती है, ये आपको नॉम चॉम्स्की ने कहा है। मातृभाषा को स्वीकार करना हमारा सबसे पहला धर्म है, क्योंकि त्रिभाषी सूत्र के अंतर्गत भी सबसे पहले मातृभाषा का प्रयोग करने पर बल दिया गया है। भाषा प्रयोग के अवसर हमें ज्यादा से ज्यादा देने हैं और इन शब्दों का प्रयोग तो आप कहीं भी देखें तो वो नेगेटिव होगा। वैज्ञानिक शब्दावली आजकल बहुत आ रहा है। सुंदर लेखन या लिखावट, आपका सिर्फ सुंदर लेखन लिखावट उद्देश्य नहीं होना चाहिए, उसके साथ साथ आपको रोट लर्निंग या स्मरण पर बल नहीं देना है।
काव्यात्मक लर्निंग मतलब खाली गीतों और कहानियों के बल पर आप बच्चे को सिर्फ सिखाना चाहते हैं, ये भी गलत है। तो काव्यात्मक गाकर गीतों का प्रयोग करना ठीक है, बट वो हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं होना चाहिए। पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान पर बल नहीं देना है, मानक भाषा पे बल नहीं देना है, बाधा या जटिल शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है और मातृभाषा को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। बाकी आपके सामने मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं, आप इन सभी को ध्यान में रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अगर इनमें से आपको कोई भी टैग वर्ड दिख जाते हैं तो आप ध्यान रखिएगा आप उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बता रही हूं मैं, इन्हीं शब्दों से आपको ध्यान रखना है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। अगर इनमें से कोई भी पॉजिटिव वर्ड्स आपको दिखते हैं तो उसके आंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, पर अगर आपको इनमें से कुछ नहीं दिखाई देते हैं, जैसे आप शिक्षा के अंतर्गत भावपूर्ण एक्सप्रेस जो करते हो, आप व्याख्या करते हो, वो इंपॉर्टेंट होता है। चित्रों का प्रयोग कर कर पढ़ाना, भ्रमण कर कर पढ़ाना, है ना, विभिन्न गतिविधियों में शामिल करना और हस्तपरक गतिविधि करवाना, बाल केंद्रित, ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। अगर आपको किसी में भी दिख जाए, शिक्षा शास्त्र में दिख जाए या फिर आपको मैथ्स में दिख जाए, साइंस में दिख जाए, एसएसटी में दिख जाए, तो सबके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं, ये नहीं कि सिर्फ हिंदी के लिए हैं। और नेगेटिव में आपको ये भी मैंने बताया था, ये सारे पॉइंट्स आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ जो अलग अलग एग्जाम्स के शॉर्ट नोट हैं। ठीक है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं और उन्हीं में से हमने क्वेश्चंस के कुछ टैग वर्ड्स निकाल कर आपको दिखा रही हूँ। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको, अच्छा एक पॉइंट यहाँ पे प्रिंट समृद्धि माहौल, अगर ये आ जाता है, परिवेश आ जाता है तो ये आपका पॉजिटिव होता है। बाल साहित्य के बारे में बल दिया जा रहा है तो पॉजिटिव होता है। इसके साथ साथ बच्चों को अनेक प्रकार के संसाधनों की मदद से सिखाना, ये भी पॉजिटिव होता है। और आपको यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये सारे पॉइंट्स आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करती हूँ मैंने बहुत कम समय में सारे टैग वर्ड्स आपको दिखाए हैं जो आपको सीखने में मदद करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आप सीटेट बहुत अच्छे से करें और बहुत बढ़िया तरीके से आप पूरे मार्क्स निकालें। तो सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर।